नमस्कार दोस्तों, एक बात से आपसे चर्चा शुरू कर रहा हूं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक बार चंपारण गए हुए थे। और चंपारण क्यों गए थे ये लगभग हम सबको पता है, जिन्हें हिस्ट्री पता है। नहीं पता है तो बता देता हूं। चंपारण में किसानों पर नील की खेती करने न करने के कारण अंग्रेजी हुकूमत अत्याचार कर और लगातार अत्याचार कर रही थी। गांधी को यह बात बर्दाश्त नहीं और वो चंपारण गए उन किसानों की लड़ाई लड़ी। वहां क्या होता है उसी पर। तो गांधी जी ने वहां पर कहा, मन से भय निकाल दो, जिसे राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। मन से भय निकालो, जेल जाने से डरो मत। जिस दिन जेल चले जाओ उस दिन भय निकल जाएगा और मार खाने से डर निकल जाएगा। तो मार खाने से भी मत डरो, जेल भी जाने से मत डरो। उस दिन सारा ये निकल जाएगा और उसी दिन तुम्हारी जीत हो जाएगी। राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे, वो वहां पर गए हुए थे। उन्होंने तुरंत उस पर टिप्पणी की, मैं यहां जेल जाने के लिए नहीं आया, मैं आप लोगों की पिटीशन लिख रहा हूं। मेरा काम खत्म हो गया, मेरा काम जेल जाना नहीं, मुझे वकालत करनी। महात्मा गांधी ने सब सुने और उसके बाद क्या कहा, अगर जेल जाने से डरते हो तो यह काम करना छोड़ दो। अवाक रह गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नतीजा यह हुआ कि पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी चंपारण में जेल गए। महात्मा गांधी ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। जब वो आंदोलन कर रहे थे तो डरे सहमे अपने घरों में दुबके हुए जो किसान बैठे थे, उनकी आत्मा ने उन्हें झकझोरा कि एक व्यक्ति, बाहर से आया व्यक्ति हमें इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहा है, जेल जा रहा है, लाठी खा रहा है और हम घरों में बैठे हैं, दुबके बैठे। बस फिर क्या था, किसान भी निकल पड़े और अंत तक जीत हुई और यही जीत का नतीजा है। तो आप समझिए मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं। इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जो है वो सबको पता है कि मुखबिरी का जो इतिहास है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, गद्दारी का जो इतिहास है उस पर नहीं जाऊंगा जो उन्होंने देश के साथ कर। आज वो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, सच्चा कहते हैं और दूसरों को भ्रष्ट कहते हैं और खुद क्या करते हैं वो आप समझिए। इसी पे आता है। आज भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, जो पहले समाजवादी पार्टी में थे और उनके पिता बीरेंद्र भाटिया लखनऊ में वकालत किया करते थे। मैं निजी तौर पे उनसे वाकिफ हूं, अच्छे व्यक्ति थे और वो समाजवादी पार्टी के समय में, सरकार के समय में प्रदेश के महाधिवक्ता बने, फिर राज्यसभा सदस्य। और साहब गौरव भाटिया भी वही बनना चाहते थे। उन्हें ना तो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सदस्य बन पाया और जब वहां से नहीं मौका मिला तो सत्ता में आते ही वो भाजपा में लपक। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वकालत करते हैं। अब स्थिति है कि वो कुछ पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उस झूठ को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन जब वो लीगल मामलों में भी झूठ बोलते हैं तब लगता है कि क्या वो वकील है या मक्कार किस्म का कोई व्यक्ति। और ये मक्कारी किसके कहे पर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता इस मक्कारी के लिए प्रसिद्ध हैं, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं। इसी पे आता हूं। उन्होंने आज क्या मक्कारी भरी बात कही उस पर आता हूं। उन्होंने कहा 1000 बीघा जो भूमि है किसानों की, सरकार उसको इसलिए एक्वायर करती है क्या कि गांधी परिवार के जो भ्रष्टाचारी हैं उनको दी जाए। किसान से लो, रॉबर्ट वाड्रा को दो। रॉबर्ट वाड्रा लैंड माफिया हो गए, भूमाफिया है रॉबर्ट वाड्रा। इसके साथ ही न्यायालय ने जो बात कही है
मैंने आपके समक्ष रखी, लेकिन इस पूरे जजमेंट का सार यह है, जब आप सत्ता में होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी यह होती है कि आप संविधान का पालन करें, आम जनता का हित देखें। और राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह पाया है कि यह एक गंभीर मसला है और जांच एजेंसी को इस मामले में, ये ईडी थी जांच एजेंसी, सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, वो आगे भी जांच करेंगी और वो दिन दूर नहीं है जो भ्रष्टाचारी गांधी परिवार के सदस्य ये सोचते हैं वो कानून से ऊपर है कि गांधी परिवार सबसे भ्रष्ट परिवार है, राजस्थान में उसने किसानों की जमीन हड़पी है। तो जब ये बात कहते हैं तो लगता है कि अच्छा की होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी, जिन्होंने अभी अभी हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह दिखवाया है, उन प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक जमीन जो है हथिया ली और कब्जा कर लिया या भ्रष्टाचार कर लिया या फर्जीवाड़ा कर लिया, जो भी चीजें कहते हैं, हड़प ली, दामाद जी ने हड़प ली, इसी तरीके से। तो साहब इस पे मैं बात करता हूं, इसमें स्थिति क्या है। इन्होंने जो कहा कि रॉबर्ट वाड्रा, उनकी मां से जुड़ी एक कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ने बीकानेर में जमीन की खरीद जो की, उसके मामले में ईडी जांच चल रही है और मामले में वाड्रा परिवार ने कोर्ट में ईडी जांच को रद्द कराने के लिए याचिका की थी, जिसे राजस्थान हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। ठीक है, लीगल प्रोसीजर। और उन्होंने यह कहा कि 2008 में से 2013 तक राजस्थान में भाजपा की सरकार, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी, और उस समय 125 बीघा जमीन किसानों से खरीदी और जो दो लोगों हरिराम और नाथाराम को आवंटित की गई। कांग्रेस सरकार ने जमीन के फर्जी अलॉटमेंट किए, इसमें जांच चल रही है। अब आप समझिए, ये कहते हैं, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, वो भी वकील है, और उन्होंने दस्तावेज पेश करते हुए और सारे तथ्य सामने रखे। और तो 5 तथ्य बिल्कुल साफ हैं। नंबर 1, जमीन कांग्रेस की सरकार ने नहीं, नाथाराम और हरिराम को बीजेपी की सरकार ने अलॉट की थी। मोदी जी बताइए आपने क्यों की थी? बीजेपी बताइए आपने ये जमीन क्यों अलॉट की थी? आप ही कह रहे हैं कि वो दोनों आदमी फर्जी थे, तो बीजेपी के कौन से नेता उस फर्जीवाड़े में शामिल थे और मोदी जी और नड्डा जी उस फर्जीवाड़े में, उन पर फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज करके कब कार्रवाई करेंगे? कांग्रेसी सरकार ने तो की नहीं। रॉबर्ट वाड्रा जी ने या स्काईलाइट ने कोई वो जमीन जब खरीदी तो वो 3 साल बाद, वो भी जब वो बिक गई थी, एक आदमी को अलॉट की, उसके नाम जमाबंदी हुई, दूसरे आदमी को रजिस्टर्ड सेल डीड हुआ, उसके नाम जमाबंदी हुई, उसके 3 साल बाद उन्होंने बाजार भाव पे वो खरीद ली। अब वो जमीन भी कैंसिल हो गई, जमीन भी चली गई, जमीन का कब्जा भी सरकार के पास हो गया, तो नुकसान किसका हुआ? बेचने वाला तो अपने पैसे लेके घर चला गया, जिसकी जमीन थी सरकार की जमीन उसके पास चली गई, उनके पास रह गया एक कागज जिसके कोई मायने नहीं। तो इसलिए विक्टिम यहां स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और रॉबर्ट वाड्रा हैं और कसूरवार भाजपाई हैं जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। नंबर 3, अगर कुछ था तो भैया 2008 के बाद तो आप ही की सरकार थी, 2008 तक तो आपकी सरकार थी, और 13 के बाद फिर आपकी सरकार थी 5 साल। कांग्रेस की तो 8 से 13 के बीच में ही थी, 14 के बाद फिर आपकी सरकार थी। एफआईआर भी आपकी सरकार में दर्ज हुई, चार्जशीट भी आपकी सरकार में दर्ज हुई, सप्लीमेंट्री चालान भी आपकी सरकार में दर्ज हुआ। तो फिर रॉबर्ट वाड्रा जी का या स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का कोई नाम तो है नहीं, कहीं उनका नाम ही नहीं है।
ना एक्यूज के तौर पर है, ना गवाह के तौर पर है, ना कहीं और है, इसलिए कि वो तो फाइनल विक्टिम वही है। और ईडी ने जो फर्जी ईसीआईआर दर्ज की, आज तक उसमें भी कोई चालान पेश नहीं किया, 2015 से 2022 तक। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, सर 8वां साल है। तो मोदी जी, कोई अगर कसूर था तो आप चालान पेश कर देते, सजा करवा देते। 8 साल से आप एक लिख लिया पर्चा, उस पे जब चाहे इलेक्शन नजदीक आता है या कभी 2-3 टेलीविजनों पर चलाना हो तो आप भेज देते हैं कागज, बस बुलाकर चाय पिलाकर वापस भेज देते हैं। और हाई कोर्ट ने कोई एडवर्स फाइंडिंग श्री रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ या स्काईलाइट के खिलाफ दी ही नहीं, जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। कहा यही तथ्य जो है पूरी तरीके से अदालत में भी है और सब जगह। तो उसमें है क्या, ये जानिए आप। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रवक्ता कहते हैं कि कांग्रेस शासन में इस तरीके से अलर्ट कर दी गई और कर दिया गया। तो आप समझिए कागज क्या बताते हैं। 2008 से 2013 के बीच में निश्चित रूप से अशोक गहलोत की सरकार थी, मगर इस बीच किसी भी किसान की 1 इंच भी जमीन ना तो ली गई और ना किसी व्यक्ति को दी गई। तो आप ये समझिए कि जो सरकार थी उसने किसी को एक जमीन नहीं अलॉट की, कांग्रेस की सरकार ने, और किसी को नहीं दी। और इसके बाद जब बीजेपी सरकार थी, वहां पर बीजेपी की सरकार थी 2007 में, तब यह जमीन बीजेपी सरकार ने हरिराम और नाथाराम को अलॉट की थी। फिर सुन लीजिए, 2007 तारीख है 19 नवंबर 2007। तो यह जमीन हरिराम और नाथाराम को अलॉट की, और फिर हरिराम और नाथाराम ने जमीन राजेंद्र कुमार और किशोर सिंह को बेच दी। समझिए, उन्होंने राजेंद्र कुमार और किशोर सिंह को बेच दी। सब कुछ उन्हीं की सरकार के समय में हुआ। और फिर जमीन बीजेपी ने ही अलॉट की। म्यूटेशन जो हुई जमीन की वो भी बीजेपी सरकार में हुई, बिक्री भी हुई, वो भी हुई, सेल डीड भी हुई, वो भी हुई। और उसके बाद जब रावत बाड्रा को 28 महीने बाद 4 जनवरी 2010 को 32 हेक्टेयर जमीन को स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड को, जो कंपनी है रावत बाड्रा की, उसको बेच दिया गया। तो पहले जिनको अलॉट की भारतीय जनता पार्टी ने, फिर उन्हीं लोगों ने जिनके नाम अलॉट हुई थी उन्होंने दूसरों को बेच दी, और उन्होंने बाद में उसमें 32 हेक्टेयर जमीन स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड को बेच दी। समझे आप? 2010 में 28 महीने बाद। इसके बाद में क्या होता है, बाद में सरकार ने पहली सेल को ही निरस्त कर दिया। समझिए आप, सरकार ने पहली ही जो बिक्री थी उसे ही निरस्त कर दिया, जिसका नुकसान किसको हुआ? स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड को, रावत बाड्रा को और उनके परिवार। यानी ठगा कौन गया? ठगा गया रावत बाड्रा। उनका तो पैसा चला गया, जिसने बेचा उसने अपना पैसा ले लिया, जिसने जिसको बेचा सब पैसा लेके निकल लिए। रावत बाड्रा फंस गए। रावत बाड्रा के नाम से वो आ चुकी थी तीसरे खरीदार। फर्स्ट खरीदार जो सरकार से खरीदा, दूसरे खरीदार, फिर तीसरे खरीदार। इसमें सरकार कहीं थी ही नहीं, और उस समय सरकार भी भाजपा की थी। पहली बात, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। रावत बाड्रा ने जब खरीदी, उन्होंने उसके पूरे पैसे दिए, जो पैसे दिए उसके बाद ली। लेकिन जब ये जमीन का अलॉटमेंट ही कैंसिल कर दिया गया, सेल ही कैंसिल हो गई, तो रावत बाड्रा तो बुरी तरह फंस गए। उनका तो पैसा भी डूब गया, सब कुछ डूब गया। 2014 में 4 एफआईआर दर्ज की गई, तब बीजेपी की सरकार आ चुकी थी। तो आप समझिए, और जब एफआईआर दर्ज की गई तब रावत बाड्रा का उस एफआईआर में कहीं नाम तक नहीं था। फिर 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की कृपा है, उसके बाद में 2015 में रावत बाड्रा ने मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे पैसे दो, क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो उल्टा रावत बाड्रा ने एफआईआर दर्ज कराई कि साहब मेरे साथ फ्रॉड हुआ।
यदि जमीन गलत थी या जमीन का अलॉटमेंट गलत था या कोई चीज गलत थी तो जिसने गलत किया उससे वसूली। और हमने जो खरीदी है, हमें इंसाफ दिलाइए, हमें जमीन दिलाइए या पैसा दिलाइए। तो स्वाभाविक सी बात है, उन्होंने फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कराया। 2015 नरेंद्र मोदी की सरकार दोनों जगह थी, डबल इंजन की सरकार। इसके बाद में उस पर कोई कार्रवाई नहीं। 2016 में जब कुछ नहीं मिला, 2016 में मोदी को कुछ नहीं मिला, फिर ईडी आई। अब आप समझिए, तब ईडी को इन्वॉल्व किया जाता है और रॉबर्ट वाड्रा को कहा जाता है कि साहब आपने जमीन हड़पी, आपने ये किया, आपने वो किया। इसी तरह कमोबेश गुड़गांव में भी हुआ था, वो भी बता दूंगा। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ने एक जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने किसानों से वो जमीन खरीदी थी एक समय। और उन्होंने, चूंकि उसमें अप्रोच रोड नहीं थी, तो साहब वो उन्होंने धीरे से, क्योंकि उनके जैसे भी करके उन्होंने बेच दी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड को। अब जब वो जमीन स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड को बेच दी तो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ने उसके लिए अपना लाइसेंस मांगा कि हम कॉलोनाइज कर सके। सरकार ने लाइसेंस तो दे दिया, क्योंकि वो किसी को भी था कि जो भी चाहे ले सकता है। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि साहब अप्रोच रोड नहीं थी उसमें, तो उन्होंने कहा अप्रोच रोड मुझे दीजिए। सरकार ने कहा हमारे पास ये पॉलिसी नहीं है कि अप्रोच रोड। उसके साथ में ही डीएलएफ का प्लॉट था, वो तिरछा था, और यदि ये जमीन उन्हें मिल जाती है तो उनका सीधा हो जाता था। तो जिस दाम पे उन्होंने वहां खरीदी थी डीएलएफ ने दूसरे किसानों से, उसी दाम पे उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा से खरीदी। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने उसे बेचा और चले गए। उन्होंने वहां पर कॉलोनाइज नहीं किया। अब सरकार कहती है, कैग कहती है, वही कैग जो झूठ बोलती आई कि ये घोटाले और जाने क्या बताती थी, वही कैग। तो साहब वो कैग कहती है कि नहीं साहब, जमीन का जो है लाइसेंस फी नहीं दी गई और ये नहीं दिया गया, वो नहीं दिया। तो साहब कॉलोनाइज जब हमने किया ही नहीं तो हम किस बात की फीस जमा? वो फीस तो वो जमा करेगा जो कॉलोनाइज करेगा, ये शर्त में लिखा हुआ है। तो फिर रॉबर्ट वाड्रा ने तो नुकसान नहीं किया, नुकसान किया हो जिसने। तो साहब इस तरीके से यहां पर भी उन्हें बदनाम किया जाता है। यही वजह है कि हाई कोर्ट के जस्टिस से लेकर सबको लगाया और जांच में कुछ नहीं आया। तो ये है। अब आता है सवाल कि यदि आपने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ 2015 में एफआईआर दर्ज की 2000, तो आप बताइए कि एफआईआर उसमें नहीं दर्ज हुई है, पुलिस ने नहीं दर्ज की है, ना ही किसी जांच एजेंसी ने दर्ज की। ये ईडी में दर्ज कराई नरेंद्र मोदी, क्योंकि कहीं पे फंस नहीं रहे थे। तो उस स्थिति में रॉबर्ट वाड्रा को कैसे फंसाया जाए, गांधी परिवार को कैसे बदनाम किया जाए, जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड के मामले में फंसाया है, और उसमें भी आज तक कोई कागज मौजूद नहीं, उसमें भी कहीं कोई सबूत नहीं। राहुल गांधी तो बार बार कहते हैं आइए गिरफ्तार करिए यदि गलत है, तो औकात नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई आधार नहीं। तो आप क्या है, आप सिर्फ लटकाए घूमते हैं कि हाँ साहब हमने ये ईसीआर दर्ज कर लिया। तो ये फ्रॉड लोग हैं, ये झूठे और मक्कार लोग हैं। यदि नहीं होते तो 2015 के बाद में आज कितना हो गया, 7.5 साल हो गया, अब 8 साल होने आ, और 8 साल में आप जो है रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक चार्जशीट नहीं कर पाए। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आप कोर्ट में कोई चालान नहीं पेश कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? करिए, क्योंकि आप झूठे हैं, मक्कार हैं, आपके पास कोई सबूत। और कमोबेश यही स्थिति नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी और उनके परिवार के बारे में है, सोनिया गांधी। तो सिर्फ ये लटका के उस परिवार को बदनाम करने की साजिश करते हैं जब जब। तो इसीलिए जो है बिल्कुल सही कहते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, जब जब तानाशाह डरता है तब तक नौटंकी करता है। सीबीआई आगे करता है, ईडी आगे करता है, दूसरी और जांच एजेंसियों को आगे करता है, और पाता कुछ नहीं। आप इनके झूठ को पहचानें। और इनकी स्थिति यह
कि प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, जो महामानव खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, उनकी स्थिति है वो आज कहते हैं कि नहीं, कट्टरता नहीं होनी चाहिए, धार्मिक कट्टरता की नहीं होनी चाहिए। और इसमें यह स्थिति है कि सार्वजनिक स्थल पर भी वो लगता है खुद से ही बातें करते हैं कि जो अपने कर्म है उन्हें ही बताते हैं कि साहब हमें अतीत को लेकर छोटी सोच नहीं होनी चाहिए। और सोच तो अतीत को लेकर के बार बार जब नेहरू को आप कहते हैं, इंदिरा जी को कहते हैं, राजीव जी को कहते हैं, सोनिया जी को कहते हैं, राहुल जी को कहते हैं, तो प्रियंका जी को कहते हैं, वाड्रा को कहते हैं, तो उस स्थिति में पता चलता है कि आप अतीत पर ही जाते हैं। आप और वो अतीत, अपना अतीत नहीं बताते हैं जो अतीत आपका मक्कारी भरा है। नेहरू जैसा महान बनने की कोशिश। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में कलकत्ता के मॉडर्न रिव्यू अखबार में चाणक्य के नाम से एक आर्टिकल लिखा, चाणक्य के नाम से लिखा आर्टिकल, और खुद की आलोचना की। नेहरू को लोग इस कदर चाहने लगे हैं, डर है कि कहीं वो तानाशाह न बन जाए। मतलब आप समझिए, खुद के लिए कह रहे हैं कि तानाशाह न बन जाए। और वहां नरेंद्र मोदी अपनी प्रशंसा लिखवाने के लिए परेशान होते हैं। तमाम भाजपा के सांसद, तमाम मंत्री मेरे परिचित हैं, वो बताते हैं कि भैया छाप दो हमारा एक आर्टिकल मोदी जी की प्रशंसा में। मोदी इस बात से बड़ा नाराज थे कि तुमने कुछ लिखा नहीं। अब आप समझिए, तो यह दशा है कि कैसे लिखवाया जाता है, कैसे प्रशंसा कराई जाती है। तो यह स्थिति, इस तरह के झूठे और मक्कार लोग जब होते हैं तब यही होता है। तो ये मक्कारों की सरकार है, इसे देश की चिंता नहीं, देश की सीमाओं की चिंता नहीं, इसे देश की आर्थिक सामाजिक स्थितियों की चिंता नहीं। देश में आर्थिक सामाजिक सब चीजों का ढांचा गड़बड़ा रहा है और स्थिति ये, मनरेगा के लोगों को उसका पेमेंट किया जा सके, तो उसका पेमेंट जो है मनरेगा के तहत जो ग्रामीण भारत के रोजगार का है, उसको उसका पेमेंट नहीं किया जा रहा है। राजस्थान को, बिहार को, झारखंड को, पश्चिम बंगाल को, कर्नाटक को, तमाम सारे राज्य। तो आप ये समझिए कि जब आप उनका पेमेंट नहीं देते हैं, जो गरीब की रोटी खाने और उन्हें संबल देने का है, उन्हें भीख देने का नहीं है, आप भिखारी बनाने का काम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जो कानून बनाया, उस कानून को इसलिए बनाया कि आप भीख ना कहें, आप कुछ काम कर रहे हैं, आप हक के साथ मांग रहे हैं कि हां साहब ये पैसे का मेरा हक। तो यह इसलिए उस मिनिमम हक को भी छीनने की कोशिश करती है सरकार। तो ये मक्कारों की सरकार, ये बेईमानों की सरकार है और ये भ्रष्टाचारी सरकार। और जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में आकर के, वो साफ सुथरे हो जाते हैं, जिन पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार। यही वजह है कि आप जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं वो सारे में आप ही के समय में क्लीन चिट, आपके ही समय में अदालतों से भी बरी होते हैं और आप चुप बैठे रहते हैं, क्योंकि वास्तव में भ्रष्टाचारी आपने ही किया। हमने देखा मोरबी के पुल का भ्रष्टाचार, हमने देखा है अदानी का भ्रष्टाचार, हमने देखा है तमाम भ्रष्टाचार। तो इस भ्रष्टाचारी सरकार के बारे में और क्या बात करें। झूठ मक्कारी की सरकार, इस सरकार का तो आप भी जानिए ये झूठ और बदनाम करने का काम करते हैं और इसलिए वो करते हैं। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।